प्रिय विद्यार्थियों, हमारा सेकंड पेपर में टॉपिक चला हुआ फर्स्ट यूनिट में लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। तो यह लघु और दीर्घ परंपराएं, लघु और दीर्घ परंपराओं का पार्ट 1 कल वाले वीडियो में देखा था। उससे आगे आज देखते हैं लघु और वृद्ध परंपराओं के बीच अंतःक्रिया, यानी लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस का मीनिंग, डेफिनेशंस और उन दोनों के बीच में डिफरेंस स्पष्ट करने के बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है इंटरएक्शन बिटवीन लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। लघु और दीर्घ परंपराओं के बीच अंतःक्रिया। मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने दीर्घ और लघु परंपरा दोनों ही अवधारणाओं का प्रयोग भारतीय गांवों के अध्ययन के दौरान किया है। जब मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ने इंडियन विलेजेस की स्टडी की तो उसमें उन्होंने दीर्घ और लघु परंपरा अवधारणाओं का प्रयोग किया है और दोनों ही विद्वानों ने लघु और दीर्घ परंपराओं की पारस्परिक अंतःक्रिया का उल्लेख किया है। दोनों परंपराएं आंतरिक एवं बाह्य दो संपर्कों द्वारा अंतःक्रिया करती हैं। प्रथम स्तर पर जनसाधारण तथा निरक्षर कृषकों के द्वारा अंतःक्रिया होती है और द्वितीय स्तर पर अभिजात और चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा दोनों ही परंपराओं का संपर्क होता है। यानी पहले जो लेवल है, फर्स्ट लेवल पर तो निरक्षर जो अशिक्षित कृषक हैं यानी कि सामान्य पब्लिक, और द्वितीय स्तर पर अभिजात अथवा चिंतनशील अर्थात कुलीन, दोनों के बीच परंपराओं का संपर्क होता है। प्रथम प्रकार का संपर्क अर्थात जनसाधारण के अंतर्गत आने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं लघु परंपरा को निर्मित करती हैं, लिटिल ट्रेडिशंस को, और दूसरे प्रकार का संपर्क अर्थात कुलीन वर्ग का, चिंतनशील का, अभिजात्य वर्ग का, एलीट क्लास जिसको अपन बोलते हैं अंग्रेजी में, एलीट क्लास का जो संपर्क है उसके अंतर्गत आने वाली दीर्घ परंपराओं को निर्मित करते हैं। इन दोनों परंपराओं के दोनों स्तरों पर निरंतर एक अंतःक्रिया इन दोनों के बीच में चलती रहती है। तो ये तो हम समझ में आ गया कि प्रथम प्रकार का जो संपर्क है जनसाधारण, आम पब्लिक, निरक्षर किसान, अशिक्षित कृषक समाज में लघु परंपरा निर्मित होती है, और कुलीन और अभिजात्य वर्ग के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके अंदर दीर्घ परंपरा अर्थात वृहत परंपरा का, ग्रेट ट्रेडिशन का निर्माण होता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने बताया है, योगेंद्र सिंह के बारे में कल वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह बताते हैं कि इस उद्विकासीय उपागम में यह मान्यता पाई जाती है कि सभी संस्थाएं अपने स्वयं के स्थानीय सांस्कृतिक संगठन के स्तर से प्रारंभ होती हैं
और समय के अनुसार धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। अन्य सभ्यताओं के साथ बाहरी संपर्क के कारण इनमें भेद उत्पन्न हो जाते हैं। परिवर्तन की यह दिशा जो है ग्रामीण अथवा कृषक से नगरीय सांस्कृतिक संरचना और सामाजिक संगठन की ओर होती है। तो योगेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि नीचे के स्तर से ऊपर की तरफ ग्रामीण अथवा कृषक समाज से नगरीय सांस्कृतिक संरचना की तरफ जो है परिवर्तन की जो प्रक्रिया चलती है। मैकिम मैरियट ने बताया है कि प्रथम कृषक समाज के स्तर पर लघु परंपराएं और द्वितीय नगरीय समाज के स्तर पर वृहत परंपराएं पाई जाती है और इन दोनों में निरंतर अंतःक्रिया चलती रहती है। लघु और दीर्घ परंपराओं में अंतर्निर्भरता पाई जाती है, डिपेंडेंसी। ये दोनों परंपराएं एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से प्रभावित करती रही हैं और आज भी कर रही है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन परंपराओं के संबंध में लिखा है कि दीर्घ और लघु परंपराएं विचार तथा कर्म की दो धाराओं के रूप में देखी जा सकती है जो कि एक दूसरे से पृथक है, किंतु तब भी एक दूसरे से मिलती हुई और एक दूसरे से निकलती हुई बहती है। दोनों परंपराएं साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे से मिलती भी हुई प्रतीत होती हैं, एक दूसरे से निकलती हुई भी बहती रहती हैं, प्रवाह चलता है। वृत्त परंपराएं जनसाधारण तक कैसे पहुंचती थी, ये इस संबंध में जो है एक विचारणीय बात वी राघवन ने बताया है कि जो दीर्घ परंपराएं हैं वो नीचे लेवल की तरफ कैसे आते थे, क्योंकि दीर्घ परंपराएं यहाँ मानते अपन नगरीय समाज, कुलीन समाज, अभिजात्य वर्ग से निर्मित हुई। तो जो वृत्त परंपराएं हैं या दीर्घ परंपराएं हैं, जो ग्रेट ट्रेडिशंस हैं, वो सामान्य जनमानस तक, जनसाधारण तक कैसे पहुंचती थी, इस बारे में वी राघवन ने बताया है कि हिंदू राजा मंदिरों में प्राचीन महाकाव्यों का पाठ करवाने के लिए दान देते थे। पहले दरबारों में, राजा महाराजाओं के समय दरबारों के अंदर जो है इस किस्म के आयोजन होते थे। लोक गायन है, कलाकारों का सम्मान दरबारों के अंतर्गत होता था। तो हिंदू राजा मंदिरों में प्राचीन महाकाव्यों का पाठ करवाने के लिए बड़ी मात्रा में दान देते थे, आर्थिक सहायता देते थे। दार्शनिकों, धार्मिक विचारकों एवं कथावाचकों के द्वारा दीर्घ परंपरा को गांव के सामान्य जनों तक पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार से इन लोगों के द्वारा जो है गांव तक की परंपरा पहुंचती थी, इनके माध्यम से। प्रोफेसर जी वॉन ग्रोनबॉम ने इस्लामी दीर्घ संस्कृति एवं स्थानीय संस्कृतियों के बीच संघर्ष, सहचर और आदान प्रदान के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं कि किस प्रकार से इस्लामी प्रचार प्रसार जो है ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ होता था। इस तरह से जो दीर्घ परंपराएं लघु परंपराओं के रूप में गांव तक पहुंचती थी। भारत में दीर्घ परंपरा से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण है और ये ग्रंथ एक ऐसा प्राचीन स्रोत है जिसका आज के भारतीय गांव में व्यापक प्रभाव है। रेडफील्ड ने यहाँ ये बतलाने का प्रयास किया है रामायण के एग्जाम्पल से कि दीर्घ परंपरा का विकास कैसे होता है और फिर उस परंपरा के सांस्कृतिक तत्व
लघु परंपरा के रूप में गांव तक किस प्रकार पहुंचते हैं। जैसे रामलीला इसका एक माध्यम है, राम कथा का वाचन, रामलीला जो है इसका एक माध्यम है नीचे तक पहुंचने का। भारत में दीर्घ और लघु परंपरा के बीच निरंतर और बहुमुखी अंतःक्रिया निरंतर होती रहती है, और यहीं दीर्घ परंपरा से संबंधित चिंतनशील और सभ्य मस्तिष्क के विचार, इनके कुलीन वर्ग के विचार, उपदेश लघु परंपरा से संबंधित कृषक समाजों के त्योहारों, अनुष्ठानों और आदर्शों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। यानी जो लोक कलाएं हैं, सांस्कृतिक कलाएं हैं, जैसे रामलीला इत्यादि का जो उदाहरण दिया रेडफील्ड ने, उनके माध्यम से, जो उपदेशों के माध्यम से, जो लघु परंपरा से संबंधित जो कृषक समाज के लोग होते हैं, उनके पास ये दीर्घ परंपरा की चीज़ें पहुँचती हैं, उनके तत्व जो है पहुँचते हैं। अनुष्ठानों और आदर्शों में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं ये चीज़ें। सांस्कृतिक प्रवाह ऐसा नहीं है कि केवल दीर्घ से लघु परंपरा की ओर ही होता है, अपितु ये इसके विपरीत भी होता है। अर्थात लघु से दीर्घ परंपरा की ओर भी हुआ है, ऐसी चीजें भी हुई हैं। सामान्य रूप से तो ये देखने में आता है कि कुलीन वर्ग से, चिंतनशील वर्ग से, एलीट क्लास से नीचे की तरफ जो चीजें आती हैं, यानी कि नीचे का जो वर्ग है, अकुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, चिंतनशील और कुलीन वर्ग की नकल करता है, उनसे चीज़ों को ग्रहण करता है, वहाँ से चीज़ें अनायास से आ जाती हैं और उनको फिर अपने जीवन का अंग बनाता है, वो उनको अंगीकार करता है। लेकिन सांस्कृतिक प्रवाह जो है वो इसके विपरीत भी हुआ है, लघु से दीर्घ परंपरा की तरफ भी हुआ है। कृषक समाजों से प्राप्त तथ्य ये प्रमाणित करते हैं कि वृत्त परंपरा भी लघु परंपरा से कुछ तत्वों को निरंतर ग्रहण कर रही है। ग्रामीण ढंग का पहनावा, लोकगीत, लोक नृत्य, अंधविश्वास, जादू टोने आदि अभिजात लोगों में काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जो एलिट क्लास है, जो शहरी वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, वो ग्रामीण संस्कृति से भी चीज़ों को ग्रहण करता है और अंधविश्वास जैसे फोक चीज़ें, फोक सॉन्ग, फोक डांस जैसे गांव का जो देसी जो तत्व है, उनको वो स्वीकार कर रहे हैं। अभिजात लोग भी शकुन और अपशकुन में विश्वास करते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, डोरी पहनते हैं, है ना, कोई चीज़ का जैसे टोना टोटका करना इत्यादि। ये कहाँ से आता है? ये लघु परंपराएं हैं। यहाँ से कुलीन वर्ग भी इन चीज़ों से ग्रहण करने लगे हैं। यद्यपि लघु और दीर्घ परंपराओं में निरंतर आदान प्रदान होता रहता है, ये दोनों एक दूसरे से ग्रहण करती भी रहती हैं, परंतु फिर भी इनमें से प्रत्येक परंपरा की अपनी एक निजी सृजनात्मक शक्ति होती है। एक दूसरे से काफ़ी कुछ ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान भी चलता है, इनका अंतःक्रिया होती रहती है, लेकिन इसके बाद भी प्रत्येक की अपनी एक निजी सृजनात्मक शक्ति होती है। ये दोनों पहले तो अपनी सृजनात्मक शक्ति के कारण विकसित होती हैं और फिर इन पर बाह्य सभ्यताओं की परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। रेडफील्ड द्वारा प्रस्तावित विश्लेषण के ढांचे का प्रयोग मिल्टन सिंगर और मैक्किम मैरियट तथा उनके बाद उनके सहयोगियों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए किया है। अर्थात रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन की अवधारणा दी थी, उस एनालिसिस के ढांचे का जो प्रयोग है, रेडफील्ड द्वारा जो प्रस्तावना दी गई थी,
उसका प्रयोग मिल्टन सिंगर ने और मैक्किम मैरियट ने और उनके सहयोगियों ने, अन्य विद्वानों ने विशेष रूप से भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए किया है। भारत में सोशल चेंज की प्रोसेस क्या है, वो रेडफील्ड द्वारा दी गई धारणाओं के माध्यम से उन्होंने रूरल स्टडीज करके, ग्रामीण अध्ययन करके, ग्रामीण सर्वेक्षण कार्य करके समझाया है इन विद्वानों ने। थैंक यू।